गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग बता दिए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आता है एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। जस्ट लाइक आपको हम रिकॉल करा देते हैं बेटा, वीडी का दो फार्मूला निकाले थे। वीडी बराबर क्या होता था बेटा, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, याद है ना। और एक फार्मूला और क्या निकाले थे, वी डी बराबर ई एन कैपिटल ए, दोनों याद आ चुका होगा। सर यहाँ पे कौन सा टर्म्स क्या है, ई के बारे में बोलने का जरूरत नहीं है बेटा। चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद टाउ क्या है, यहां से याद है ना, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। आई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट है। आई क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट है। ई हो गया है एन। एन क्या है, याद है, एन क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इस तरीके से लिखो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट, क्या हो गया बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर। इनको और क्या नाम देते हैं सर हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये। और ये क्या है बेटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब ये जो करंट आ रहा है बेटा, ये इस तरह डायरेक्शन में करंट आ रहा। क्यों, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सर इस डायरेक्शन में। एरिया क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर, या और क्या बोला जा सकता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा सर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आई। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आई। आई थिंक मैंने सारा का सारा टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दिया। और कैपिटल की वी क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है। ई बराबर और क्या होता है बेटा, ई बराबर कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एल। तो इस फार्मूला को और क्या लिखा जा सकता है, ई कैपिटल वी बाई एल एम इंटू टाउ। ई के जगह पे क्या कर दिए, वी बाई एल कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए बेटा। इस दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इस दोनों को इक्वेट करिए। इस दोनों को इक्वेट करते हैं, ये सब ऑलरेडी पता चल चुका है आपको कि कौन सा टर्म्स क्या है। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखते रहिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ई वी टाउ एम इंटू एल बराबर आई ई एन इंटू ए। अब यहाँ से हम v बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, v बराबर जो कल के क्लास में हम कराए भी थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ml, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, करंट I यहाँ पे, ये देखो बेटा ई स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पे बताइए बेटा क्या होगा, ई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे ए और यहाँ पे टाउ। मतलब सर एक टर्म हो गया एम एल डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन इंटू टाउ इंटू एरिया ए। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर यही रिलेशन आ चुका है। ये कहाँ से आया है बेटा, सर ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने बस इक्वेट कर दिया और यहाँ से v आ गया। m क्लियर है, लेंथ क्लियर है, e क्लियर है, n क्लियर है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, a क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ i। तो यहाँ v हो गया बेटा, यहाँ पे i हो चुका है। अब आगे बताइए क्या होगा सर, आगे अगर आगे की बात करें तो v डिवाइडेड बाई आई क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे v डिवाइडेड बाई आई, ये क्या हो जाएगा सर, ml डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन ए एन ई स्क्वायर एन टाउ इंटू एरिया ए। कोई दिक्कत नहीं है, v डिवाइडेड बाई आई। ये सब तो क्लियर है ना बेटा। यहाँ के बीच में और यहाँ के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ ड्यू टू पोटेंशियल बैटरी v के कारण। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, सर सब कुछ क्लियर हो चुका है। v बाई आई का एक्सप्रेशन आपके सामने है बेटा, क्या है, ml डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टाउ ए। ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप लोग ओम्स लॉ का नाम सुने ही होंगे। ओम्स लॉ में ये नहीं होता है बेटा कि v बराबर आई आर, हम आगे आपको लिख के बता दिए हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है। लेकिन आप लोग ये तो ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हैं। मेथड टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट।
रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या है बेटा रेजिस्टेंस, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। फिर से बोलते हैं रेजिस्टेंस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इट अपोजेज, ये अपोज करता है द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस का सिंबल है बेटा, R बराबर V डिवाइडेड बाई I। हाँ, एक बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, R यहाँ पे R का रिलेशन V के साथ है और R का रिलेशन I के साथ है। R बराबर क्या बोले बेटा, V बाई I। बट रेजिस्टेंस जो है बेटा, जो रेजिस्टेंस है वो ना V पे डिपेंड करता है ना ही आपका करंट I पे डिपेंड करता है। सर सामने तो फॉर्मूला है R बराबर V बाई ई, कल के क्लास में बताए थे म्यू बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बट मोबिलिटी ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। एरिया बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे कि पाई ए पे डिपेंड कर रहा है और पाई आर पे डिपेंड कर रहा है। सर ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करिएगा उसके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज हो जाएगा। मींस अगर आपने ऊपर वाला क्वांटिटी को चेंज किया तो दूसरा वाला क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी कारण रेजिस्टेंस क्या आ जाता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या आ जाता है सर, कांस्टेंट आ जाता है। तो ये एक मेथड है, R बराबर V डिवाइडेड बाई I, ये रेजिस्टेंस निकालने का एक मेथड है कि हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस। बट R ना ही आपके V पे डिपेंड करता है और ना ही I पे डिपेंड कर रहा। ठीक है सर, R ना ही V पे डिपेंड कर रहा और ना ही I पे डिपेंड कर रहा। तो R डिपेंड किस पे कर रहा, R डिपेंड्स अपॉन, देखते हैं सर R किस पे डिपेंड कर रहा। अब बताओ बेटा, ये V बाई I, अब V बाई I यहाँ पे भी, मतलब यही रेजिस्टेंस आपका हो गया कि नहीं, और क्या हो गया, रेजिस्टेंस बराबर ml डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर n टाउ इंटू ए। इट मीन्स दैट R डिपेंड्स अपॉन, देखिए बेटा अब यहां से आप बोलिए कि सर R डिपेंड कर रहा लेंथ पे, R डिपेंड कर रहा N पे, और N क्या है बेटा, N है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर कोई दिक्कत नहीं है। R डिपेंड कर रहा टाउ पे, टाउ क्या है बेटा आपका रिलैक्सेशन टाइम, और R डिपेंड कर रहा एरिया पे। समझ में आ गया, R V और I पे डिपेंड, R does not depends upon V and I। R डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है बेटा, R सर डिपेंड करता है सबसे पहले तो आप समझिए सर लेंथ पे और एरिया पे। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, N पे। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, टाउ पे। लेंथ और एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब ज्योमेट्री इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया पे। ये मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। N क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है बेटा, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी आपका एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। सर इसको थोड़ा सा डील और कर दीजिए। सुनो बेटा, लेंथ एरिया तो समझ में आ गया कि सर ये ज्योमेट्रिक वाला चीज है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा, एरिया पे डिपेंड कर रहा। N और टाउ आप ही सोच करके देखो बेटा, अगर मटेरियल में आप कॉपर ले लिए या एल्युमिनियम ले लिए या आप सिल्वर ले लिए या गोल्ड ले लिए, तो सभी मेटल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अरे कॉपर में ज़्यादा होगा या गोल्ड में ज़्यादा होगा या एल्युमिनियम में कम होगा या हो सकता है आयरन में कम होगा। सभी मेटल का अपना एक प्रॉपर्टी है कि उसके पर मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड कर रहा कि आप एल्युमिनियम लिए, कॉपर लिए, सिल्वर लिए, गोल्ड लिए, तो ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, इन मटेरियल प्रॉपर्टी हो गया। हो सकता है गोल्ड में बहुत ज्यादा हो या सिल्वर में उससे कम हो या कॉपर में कुछ और हो। सर बात समझ में आ गया। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब बताओ, अगर उसका टेम्परेचर, अगर हम कहीं ना कहीं, आपको कल भी बताए थे कि टाउ कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड होता है टेम्परेचर से हमेशा।
अब अगर हम टेम्परेचर उसका बढ़ा दे घटा दे तो कॉलिजन आगे पीछे शुरू हो जाएगा। अब बताओ क्या कॉलिजन डिपेंड करेगा कि नहीं कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। सपोज एक में 10 टू द पावर 28 है, या किसी में 10 टू द पावर 30 है, और या किसी में 10 टू द पावर 20 है। तो 10 टू द पावर 20 वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो बहुत ज़्यादा फेयर चांसेज होगा कि उसमें कॉलिजन कम होगा रिस्पेक्टिव 10 टू द पावर 28 और 10 टू द पावर 30 की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना क्वांटिटी में रहेगा, आपके नंबर ऑफ कॉलिजन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ओवरऑल मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया कि नहीं। अब उसके बाद जितना टेम्परेचर देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, वो रेंडम मोशन करेगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। मिस बात समझ में आ गया सर कि एन और टाउ क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और ये लेंथ और ये एरिया क्या है, ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री है। क्लियर हो गया कि तो आर किस पे डिपेंड किया, लेंथ पे, एरिया, इट मींस दैट ज्योमेट्री। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन पे डिपेंड किया, और टाउ पे डिपेंड किया। मींस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी टू, दोनों पे वो बात को डिपेंड कर रहा। तो आर के बारे में सारा का सारा नॉलेज हो गया बेटा, एम एल ई स्क्वायर एन टाउ इनटू ए। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा ध्यान से, कहीं ना कहीं अगर आप इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। हमको याद है बेटा, अभी जस्ट इसका यूनिट डायमेंशन सब करा देंगे, एक ही साथ पूरा का पूरा यूनिट डायमेंशन कराएंगे। एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ, एन इंटू टाउ, और यहाँ पे कर दो लेंथ और एरिया, यहाँ पे कर दो लेंथ और एरिया। और ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखिएगा बेटा, इसको देखिएगा तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये तो मतलब कांस्टेंट ही हो गया, ई मतलब चार्ज, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। ये भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है और ये भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मीन्स इस टर्म को हम अलग करके क्या लिखा जा सकता है, कई बार आप लोग जानते हो, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू एरिया, रजिस्टिविटी लेंथ इंटू एरिया, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू एरिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्टिविटी बोलते हैं। और रजिस्टिविटी बेटा किस पे डिपेंड करेगा, देख करके बताओ सर। रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है सर? आर का फार्मूला क्या आ गया बेटा, आर का फार्मूला तो ये हो गया। और रजिस्टिविटी यहाँ से क्या आया सर? सर यहाँ से रजिस्टिविटी आया एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इंटू एन इंटू टाउ। बताओ बेटा रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा? रो डिपेंड्स अपॉन, रो डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ना ही मास ना ही इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करेगा एन पे और टाउ पे। और ये दोनों क्या है बेटा? मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रजिस्टिविटी का, वो भी बात को समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि मेरा किसी फैक्ट्री में हमको रेजिस्टेंस चाहिए, हर डायमेंशन का, हर एरिया का हमको रेजिस्टेंस चाहिए। हम बार बार ऑर्डर दे रहे हैं और बार बार मेरा ऑर्डर से आ रहा, अगर हम चेक कर रहे हैं और मान लेते हैं कोई डिफेक्टिव पीस आ रहा, फिर वो फैक्ट्री में जा रहा, फिर से चेंज हो रहा। मीन्स ये सब चीज़ों को सर आप अभी के डेट में क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर रजिस्टिविटी लिख देता है। आप कितना लेंथ लीजिएगा, कितना एरिया लिख दीजिएगा, ये आपके हाथ में है। ये लेंथ और एरिया लेना ये आपके हाथ में है, लेकिन ये किसका प्रॉपर्टी है सर? ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो आपको वो मटेरियल का प्रॉपर्टी बता देगा कि इसकी रजिस्टिविटी ये है। आप अपना लेंथ और एरिया के हिसाब से सेटल कर लीजिए और अपने हिसाब से उसको चेक कर लीजिए क्या ये डिफेक्टिव पीस है या एक्सेप्टेंस वाला पीस है। यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, वो टाइम टेकिंग चीज़ है बेटा, वो बर्बाद है। बस आप इतना ही समझ लो कि रो बराबर एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी था, इसलिए इसको अलग कंसीडर कर दिए। और आगे के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो भी नोट करके आता है वो रजिस्टिविटी ही आता है। आप अपना लेंथ ले लीजिए, आप अपना एरिया ले लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना रेजिस्टेंस को सेट कर दीजिए। हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मटेरियल से। तो रो डिपेंड करता है किस पे? एन और टाउ पे, और ये क्या हो गया बेटा? मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट, रो को कैसे डिफाइंड किया जाता है सर? रो को डिफाइंड करने का तरीका ये होता है कि अगर एल को अगर हम 1 यूनिट ले ले या 1 मीटर ले ले, और अगर एरिया
को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो रजिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है बेटा, रजिस्टिविटी। यही डिफाइन करने का तरीका है और आपको बेहतर ढंग से पता है, क्लास 11th में कई बार इस तरह से डिफाइन कर दिया जाता है। F बराबर M में भी डिफाइन करते हैं। तो हर जगह मतलब यही होता है कि लेंथ को आप 1 यूनिट ले लो, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लो, तो रजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका, रजिस्टिविटी हो जाता है। तो दो चीज़ आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, R और रजिस्टिविटी। देखिए बेटा फिर से इसको बताते हैं, मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी यूनिट डायमेंशन सब एक साथ करा देंगे बेटा, सब कुछ एक साथ करा देंगे। अभी क्या हम लोग निकाले बेटा फार्मूला कि रजिस्टेंस बराबर क्या निकाले हैं बताइए, एम एल डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन एन, पहले टाउ लिख देते हैं, टाउ इंटू ए, यही निकाले हैं रजिस्टेंस बराबर। और रजिस्टिविटी बराबर क्या निकाले हैं सर, एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ, यही तो हो गया सर आपका रजिस्टिविटी, यही तो हो गया आपका रजिस्टिविटी, एम ई स्क्वायर एन इंटू टाउ। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रजिस्टेंस, इसका नाम है रजिस्टेंस। और इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है रजिस्टिविटी, इसका नाम है रजिस्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं, सब यूनिट वगैरह बताएंगे इसका। अच्छा अभी ये सुन लो ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, सर इसका यूनिट होता है ओम, और इसको लिखने का तरीका ये है ओम। कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा सर, देखिए ना, आर बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा सर, आर ए डिवाइडेड बाई एल, रो बराबर आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसका क्या हो गया ओम, इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा मीटर कट करके ओम मीटर। ध्यान रखना बेटा, ओम रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, ओम मीटर, ओम के साथ मीटर में मल्टीप्लाई है, ओम के साथ मीटर में मल्टीप्लाई है। अब सुनो बेटा, रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रजिस्टेंस का मतलब होता है सर, ये अपोज करता है, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, वहाँ पे लिखा भी हुआ ऑलरेडी, अपोजेज फ्लो ऑफ करंट। अब इसका जस्ट एक रिवर्स आता है बेटा, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, और जी जस्ट रेजिस्टेंस का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। जी बराबर क्या हो गया 1/r, जी बराबर क्या हो गया 1/r। तो जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/r को कैसे नोट करेंगे हम लोग सर, 1/r को क्या लिख लें बेटा, यहाँ पे बोलिए, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए ना, ई स्क्वायर एन टाउ इंटू ए डिवाइडेड बाई एम एल। यही होता है बेटा आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करता है सर, कंडक्टेंस क्या करता है सर, सपोर्ट करता है। कंडक्टेंस क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। अपोज करता है रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस क्या करेगा, सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट। आई थिंक क्लियर हो गया। इसका यूनिट क्या होगा सर, सर इसका यूनिट कुछ नहीं होता, उसका जस्ट उल्टा कर दो, MHO कर दो, या इस तरह का सिंबल बना दो, यही होता है बेटा ये। या कई लोग कई ओम इनवर्स भी करके इस तरीके से लिखते हैं, मतलब यूज ज़्यादातर इसी का है, इसका बहुत कम यूज है। कंडक्टेंस का मतलब बस आपको जानना है, जस्ट रेजिस्टेंस के उल्टा में, वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, और ये क्या करेगा बेटा आपका, सपोर्ट करेगा फ्लो ऑफ करंट को। अब रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी। क्या बोले बेटा, कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है सर, 1/ρ। सिग्मा क्या होता है बेटा, 1/ρ। जब 1/ρ को उल्टा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एन टाउ डिवाइडेड बाई एम। ध्यान रखना बेटा, IIT यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कंडक्टिविटी से, सिग्मा दे देता है ई स्क्वायर एन टाउ डिवाइडेड बाई एम। तो कंडक्टिविटी समझ में आ गया, जस्ट रजिस्टिविटी का क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, या तो ऐसे कर दो ओम मीटर का पावर इनवर्स, या ऐसे भी कर दो, इसको उल्टा ऐसे कर दो मीटर का पावर इनवर्स। आप कर लोगे आराम से, यूनिट में ज़्यादा कोई हेडेक नहीं है। आई थिंक बात समझ में आ गया। रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, सिग्मा। हम करते जाते बेटा जो जो इंपॉर्टेंट है। रजिस्टिविटी देखो बेटा, यहाँ से रजिस्टिविटी का यूनिट, ये रजिस्टिविटी का फार्मूला, ये कंडक्टिविटी का ये फार्मूला हो गया, कंडक्टिविटी का फार्मूला, ये आपका यूनिट हो गया। ये रजिस्टेंस हो गया बेटा, रजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा सर, इसका महो या ओम का पावर इनवर्स हो गया। ठीक है,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायमेंशन, डायमेंशन दिखा दे बेटा, इसी में डायमेंशन भी कर देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। डायमेंशन आता है, ध्यान रखिएगा डायमेंशन। आर बराबर क्या होता है, देखिए बेटा आर बराबर क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आई। आर बराबर, अब अलग से टॉपिक नहीं दे रहा है, यहीं पे यूनिट भी हो गया और यहाँ पे इसका डायमेंशन का हम तैयारी कर रहे हैं। डायमेंशन आ जाइए बेटा, आराम से करते हैं इसको, ज़्यादा एक ही निकालेंगे बेटा, एक से ज़्यादा देखिएगा ना, एक ही में सब कुछ कर देंगे। डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, चारों का डायमेंशन एक साथ। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता था बेटा, V डिवाइडेड बाई I, और V बराबर आपको पढ़ा चुके हैं W बाई क्यू इंटू आई। W डिवाइडेड बाई क्यू, V बराबर क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का कितना होता है बेटा, ml2 t का पावर -2। Q का क्या होता है बेटा, IT, मतलब कितना हो जाएगा AT। और करंट का कितना होता है सर, करंट का होता है सर A। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, एल का पावर कितना हो जाएगा बेटा 2, और T का पावर कितना हो जाएगा, जब ये -2 और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर -3, और A का पावर 2, मतलब A का पावर कितना हो जाएगा -2। ये किसका यूनिट हुआ बेटा, रेजिस्टेंस का यूनिट हुआ। सर रेजिस्टेंस का यूनिट समझ में आया ना बेटा। V बराबर क्या कर दिए, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, वर्क डन का ml2 t -2। Q का क्या हो जाएगा, Q का कैसे निकालोगे, I, अच्छा कितना ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुके हैं, I इंटू टी, सॉरी। चलिए Q का क्या हो गया AT, और I का क्या हो गया A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, M का पावर 1, L का पावर 2, और T का पावर -2, और एक जाकर के -3, और A का पावर -2। समझ में आ गया। तो रजिस्टिविटी का तो आप निकाल लिए, रेजिस्टेंस का तो आप निकाल लिए। अब इसके बाद रजिस्टिविटी का निकालिए। रजिस्टिविटी वाला ध्यान रखना बेटा, ओम, इसका भी यूनिट क्या था, ओम। एक लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा कि नहीं। एक लेंथ से अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लेंथ से अगर रजिस्टिविटी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m l का पावर 3, t का पावर -3, a का पावर -2। हमको नहीं लगता बेटा कोई समझने में दिक्कत आया होगा। देखिए ना, एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा एल। तो एक एल से एल कट जाएगा, तो मतलब आर का डायमेंशन इंटू एल का डायमेंशन। आर का डायमेंशन यही था, एल का डायमेंशन ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर आपको रेजिस्टेंस पता है बेटा, तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा सर, कंडक्टेंस का हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3, a का पावर 2। ये क्या हो गया बेटा कंडक्टेंस। और ये कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सिग्मा। सर रजिस्टिविटी का उल्टा कर दीजिए, रजिस्टिविटी का उल्टा करेंगे तो m का पावर -1, l का पावर -3, l का पावर -3, t का पावर 3, और a का पावर क्या हो जाएगा बेटा 2। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना। रेजिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट कर दिए, जस्ट ऑपोजिट कर दिए तो क्या निकल गया कंडक्टेंस, और इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे, जहां ऑपोजिट किया तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका, यहां से सर कंडक्टिविटी निकल गया। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। कोई दिक्कत है, बहुत आराम से निकाल दिए कि नहीं सब कुछ। नोट कर लीजिए बेटा। Hmm. 23 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दिए। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए 2 बातें और जान लो बेटा कि आइडियल, ये सब आता है क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगा कि आइडियल कंडक्टर और आइडियल इंसुलेटर किसको बोलते हैं। क्या टॉपिक बोले सर, आइडियल कंडक्टर, क्या बोले बेटा, आइडियल कंडक्टर और आइडियल इंसुलेटर, और आइडियल इंसुलेटर। आइडियल कंडक्टर और आइडियल इंसुलेटर किसको बोलते हैं, ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो आइडियल कंडक्टर में क्या होगा आप ही बताओ, कंडक्टर है तो कंडक्टर कभी भी रेजिस्टेंस चाहेगा, नो सर, मतलब R टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कंडक्टेंस क्या होना चाहिए सर, कंडक्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए। आइडियल कंडक्टर के लिए कंडक्टर कभी भी रेजिस्टेंस चाहेगा नहीं सर, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए 0,
जीरो। और कंडक्टेंस क्या होना चाहिए सर, इनफाइनाइट होना चाहिए। और आइडियल इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब ही होता है बेटा कि भर भर के रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो, वो कुछ भी फ्लो करने देना नहीं चाहता है, वो कभी फ्लो नहीं करने देना चाहता है, तो जी क्या हो जाएगा, जीरो। छोटी सी चीज है लेकिन एग्जाम में, या सॉरी एग्जाम बोले क्वेश्चन में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। आइडियल कंडक्टर लिखा है, आइडियल कंडक्टर का मतलब ही होता है बेटा कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और आइडियल इंसुलेटर का मतलब ही होता है कि उसमें पूरा तरीके से, इंसुलेटर मतलब पूरे रुकावट, और इसका रुकावट में नहीं सहूलियत, इसीलिए इसको बोलते हैं ईज ऑफ करंट, करंट जाने का सहूलियत है ये। तो ये क्या हो जाएगा, R टेंड्स टू जीरो, G टेंड्स टू इन्फाइनाइट, R टेंड्स टू इन्फाइनाइट, G टेंड्स टू जीरो। याद करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ तक सब बात समझ में आ गया। चलिए सर खत्म करते हैं बेटा इस टॉपिक को। और फिर से बोल रहे हैं कि अब तक जितना टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, अगर सबको, अगर आपको कंक्लूड करना होगा तो आपको कुछ हम टाइम नहीं आपका लेंगे बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी v बराबर मेरा दिमाग में है 80, और एक दिमाग में है मेरा E/m इंटू टाउ, एक रिलेशन ये, और दूसरा रिलेशन I बराबर क्या होता है बेटा, v ना। देख लो बेटा, बस खत्म हो गया दूसरा रिलेशन। बस यही दोनों को इक्वेट करेंगे, यहाँ से रजिस्टेंस आ जाएगा, रजिस्टिविटी आ जाएगा, रजिस्टेंस आया तो कंडक्टेंस आ जाएगा, रजिस्टिविटी आया तो कंडक्टिविटी आ जाएगा। बस यही दो को इक्वेट करना है। I बराबर v ना, I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v ना, और यहाँ पे v बराबर 80, और a बराबर क्या कर देंगे बेटा, E/m इंटू टाउ। तो ये बहुत आसान टॉपिक होता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत होने दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। बस यही दोनों को हम आपस में इक्वेट किए हैं, ठीक है। बार बार हम इसको बताएंगे नहीं, ना ही इसका हम कंक्लूजन अभी करवा रहे हैं आपको। चलिए यहाँ पे भी हो गया। अब हम चलते हैं बेटा ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या बोलता है देख लीजिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यही था आपका क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, पढ़िए। इफ फिजिकल कंडीशन लाइक मैकेनिकल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब समझ में आता है, ये सब 11th क्लास में पढ़ना था। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब स्ट्रेन को अगर कांस्टेंट करना है, इट मीन्स दैट डेल्टा एल भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब चेंज इन लेंथ इसको होना चाहिए क्या बेटा, चेंज इन लेंथ क्या होना, डेल्टा एल बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ, मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये होता है बेटा स्ट्रेन, ये होता है आपका स्ट्रेन। अगर फिजिकल कंडीशन लाइक मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा लेंथ वगैरह में, प्रेशर, टेम्परेचर, अगर ये सब अगर चेंज नहीं होता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस लाइक्स आयरन कॉपर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया। अगर फिर से बता रहे हैं हम, अगर फिजिकल कंडीशन लाइक मैकेनिकल स्ट्रेन, प्रेशर, टेम्परेचर, अगर ये सब चेंज नहीं हो रहा तो किसी भी सर्टेन सब्सटेंस लाइक मेटल, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब का रेजिस्टेंस जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स आर बराबर क्या लेकर के चल रहा सर ये आर बराबर क्या बोल रहा आपका कि कांस्टेंट होगा। कब, जब आपका मैकेनिकल स्ट्रेन, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाए बेटा, डज नॉट चेंज, मतलब क्या हो जाए आपका कांस्टेंट रहे, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोला है, अब बात को समझिए। फॉर आर बराबर क्या भी जस्ट करवाए थे, याद है, ml डिवाइडेड बाई E² n टाउ इंटू ए, यही करवाए थे बेटा। अगर फिजिकल कंडीशन में अगर टाउ, अगर टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट नहीं रखिएगा और अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो टाउ भी चेंज कर जाएगा, और टाउ चेंज कर जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा कि नहीं। इसीलिए प्रेशर, टेम्परेचर सबको कांस्टेंट रख रहा। इफ फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज, इट मीन्स दैट प्रेशर, टेम्परेचर सब क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए, तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और ये तो आप लोग जानते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, क्या बोले बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट का फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इट मीन्स दैट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगा आर इंटू वाई, इसलिए आर बराबर क्या हो जाता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट थ्रू इट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बेटा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे सर, ये तो समझ में आ ही गया आपको।
क्या हो गया सर यहाँ पे डेल्टा V बराबर क्या हो गया I इंटू आर, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाई I। अब सुनोगे बेटा, ये V है और ये I है। अब देखो बेटा V और I में V बराबर क्या बोल रहा है बेटा I R, तो V और I में जो रिलेशन है वो कैसा है सर स्ट्रेट लाइन का और स्ट्रेट लाइन का, और इसी का जो स्लोप देगा, स्लोप का मतलब क्या हो गया बेटा, स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा ये V ये I, मतलब स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या हो गया V डिवाइडेड बाई I, और V डिवाइडेड बाई I क्या होता है बेटा, देखिए रेजिस्टेंस, मतलब V और I ग्राफ का, V I ग्राफ का जो स्लोप है, जो स्लोप है मतलब जो tan थीटा है, वही आपका क्या दे देता है बेटा सर, वही मेरा दे देता है आपका रेजिस्टेंस, वही क्या देता है बेटा आपका रेजिस्टेंस दे देता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला क्या है बेटा, नेक्स्ट वाला देखना, कई बार एग्जाम में I और V दे देता है इस तरीक़ा से, इधर I इधर V। जब इधर I दे देगा इधर V दे देगा तो बताना बेटा क्या होने लगेगा सर यहाँ पे, जब अब इसको स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये थीटा हो जाएगा तो अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा सर, अब ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये I ये V, ये tan थीटा बराबर I बाई V, यही क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा स्लोप, और I बाई V को क्या लिखेंगे बेटा 1 बाई R, और 1 बाई R को क्या लिख देते हैं कंडक्टेंस, मतलब I V ग्राफ, I V का जो स्लोप होता है, I V का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है बेटा कंडक्टेंस देता है, वो रेजिस्टेंस नहीं देता है बेटा, वो क्या दे देता है आपका कंडक्टेंस दे देता है। तो ये ग्राफ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट बात है, इसको बोलते हैं बेटा, इस एक ये तो ओम्स को फॉलो कर रहा, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है बेटा ये फॉलो करता है ओम्स को, इसीलिए इसका एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ये सब बस नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ये सब क्या होता है सर, जो ओम्स को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। इट मीन्स दैट वो क्या होता है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन जाता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है सर, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीका से करके ऐसे हो जाएगा, या इस तरीका से ये ग्राफ हो जाएगा। ये सब, ये भी V और I के बीच में है, ये भी V और I के बीच में है। लेकिन ये बोलो तो बेटा क्या ये ओम्स को फॉलो किया, नहीं सर फॉलो किया। अगर ये फॉलो नहीं किया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर हो गया। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और जनरली बेटा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई रेट में फ्लो होने लगता है उस समय ज़्यादातर ओम्स को फॉलो नहीं करता है, वो ग्राफ इस तरीक़ा से हो जाता है बेटा। ऐसे तो जाता है लेकिन उसके बाद इस तरीक़ा से हो जाता है। जहाँ भी यहाँ पे हो गया V, यहाँ पे हो गया I, ये हाई करंट पे क्या हो जाता है बेटा, ये नॉन ओमिक नेचर का हो जाता है। ये था पूरा का पूरा डिस्कशन ओम्स के रिगार्डिंग। इसके पहले पूरा रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, यूनिट, डायमेंशन। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बेटा क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन करके सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस इन जनरल कंडीशन। एक तो सर्किट वाला कंडीशन है ही, एक तो सर्किट वाला कंडीशन आपको मिलेगा ही, सीरीज पैरेलल या क्रिचॉफ्स के, वहाँ तो रेजिस्टेंस निकालना ही है। लेकिन और जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा, जस्ट लाइक आपको हम बता रहे हैं, एक तो वहाँ पे आपको निकालना ही है रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में। लेकिन सर अगर मान लेते हैं कि ये इस तरीक़ा से अगर फ्लो हो रहा, ये मतलब कि यहाँ पे अगर करंट इस वे में फ्लो हो रहा, ये मान लेते हैं एनुलर सेक्शन है, मतलब अंदर में हॉलो है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लेते हैं मेरा टेपर्ड सेक्शन है, अगर मेरा टेपर्ड सेक्शन है, यहाँ पे करंट बह रहा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा। यही कंडक्टर है बेटा, यही कंडक्टर है, यही कंडक्टर है। अगर मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा तब क्या होगा। ये सब तो पढ़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बताएंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेते हैं। चलिए एक कंडीशन और लेकर चलते हैं बेटा। देखिए जो क्वेश्चन अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में भी वो सीरीज पैरेलल वाला नहीं बेटा, नॉर्मल तरीके से। अब देखिए बेटा कुछ कॉन्सेप्ट देखिए। आर बराबर क्या अभी आप लोग पढ़े हैं, रो
एल डिवाइडेड बाई ए। रो आपका क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तब है ना बेटा, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कब होगा, जब आपका रो भी कांस्टेंट हो और ए भी कांस्टेंट हो। मतलब रो एंड ए दोनों को कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं। और जनरली रो कांस्टेंट होता है, मतलब एरिया को क्या होता है बेटा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इसका मतलब क्या यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेंथ को क्या लेना पड़ेगा बेटा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी तो ये कंडीशन है। यस सर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सिंपल सा बोल देगा कि लेंथ चेंज कर रहा, वो सिंपल सा बोल देगा बेटा लेंथ चेंज कर रहा या एरिया आपका चेंज हो रहा, लेंथ चेंज हो रहा या आपका एरिया चेंज हो रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दो, ये तो एक टाइप का हो गया बेटा, ये एक टाइप का हो गया। ये 99% नहीं पूछता है, क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है कि एरिया रो कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा तो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्या बोलेगा, वो सिंपल बात बोलेगा कि सर अगर किसी कंडक्टर का लेंथ को 12 कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। अगर एरिया को अगर हाफ कर दिया जाए, अगर एरिया को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डील करते हैं। चलिए बेटा, अब देखिए बेटा, किसी भी कंडक्टर के लिए सोच करके देखिए, अगर ये कंडक्टर है बेटा, अगर इसका लेंथ आपका एल है, अगर इसका लेंथ एल है और इसका एरिया ये है, तो अगर इस लेंथ को हम डबल कर देंगे, अगर इस लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे तो आप ही सोच करके बताओ बेटा, अभी एरिया अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगर ये डायमीटर डी है, अगर ये डायमीटर अगर आपका डी है तो क्या अगर लेंथ को डबल करने से क्या वही डायमीटर आपका रह पाएगा या डायमीटर चेंज कर जाएगा। सर आपको साफ देख करके पता चल रहा होगा कि डायमीटर कम हो जाएगा। मतलब सर लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंथ को अगर कॉम्प्रेस्ड कर देंगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ना बेटा, पूरा प्रैक्टिकली फील दे देते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको हम कॉम्प्रेस्ड कर दें, अगर ये एल हो और अगर हमको इसको l/2 में बनाना हो तो l/2 में कहीं ना कहीं इस तरीके पर बनाना पड़ेगा कि नहीं बेटा। ये देखो तो l/2 अब बोलो तो डायमीटर चेंज कर गया कि नहीं। यहाँ पे डायमीटर डी होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डी डैश। ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे वॉल्यूम को क्या कर दे रहे हैं सर, आप कांस्टेंट कर दे रहे हैं। वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दीजिए। वॉल्यूम को जब कांस्टेंट करेंगे बेटा तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका कांस्टेंट। एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इट मींस दैट ए एल बराबर क्या हो जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया ना, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। यस सर। अब आगे देखो बेटा, अगर हम आर का फॉर्मूला लिखे तो आर बराबर रो डिवाइडेड बाई एरिया, और यहाँ पे लेंथ है। अगर हम लेंथ को हटाना चाहेंगे तो ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एरिया, मतलब क्या हो जाएगा, रो सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, या आर बराबर रो। अब हम क्या चाह रहे हैं बेटा, एरिया को हटा दें तो एल को रहने दो बेटा, एल को रहने दो तो एरिया के जगह पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एल, मतलब ये क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। इट मीन्स दैट आप साफ दिख रहा होगा बेटा कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर हो गया, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, लेंथ का होल स्क्वायर। ये कब का कंडीशन है बेटा, बार बार समझा रहे हैं हम, ये दोनों कंडीशन तब का है जब आपका वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जब आपका वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और 99% क्वेश्चन यही से पूछता है। वो डायरेक्टली बोलता है कि लेंथ को अगर आप डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट होकर के देखो कितना खूबसूरती ढंग से निकाल दिए। सर ये दोनों तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट, इसको ख़त्म ही कर दीजिए, और यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एल स्क्वायर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका ए स्क्वायर। कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन करा देंगे हम इस पर, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
हटाए इस टॉपिक को बस हटा रहे, क्वेश्चन इस पे करा देंगे हम। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर। याद रखिएगा बेटा, एरिया बराबर आपको भी पता है, एरिया बराबर क्या होता है सर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर, पता होता है आपको। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का पावर 4 या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। ध्यान रखिएगा बेटा, 3 कंडीशन बता दिए। R एल स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर या D का पावर 4 क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। कैसे लिखा जा सकता है इसको, सारा कॉन्सेप्ट थ्योरी हम यहीं पे दे देते हैं, अब क्वेश्चन में सिर्फ अप्लाई करेंगे। कैसे लिखा जा सकता है सर, लिखने का तरीका भी बता दीजिए। देखिए ना बेटा, अभी तुरंत लिखने का तरीका बता देंगे। R2 डिवाइडेड बाई, या सुनो ना बेटा, R फाइनल डिवाइडेड बाई R इनिशियल बराबर लेंथ फाइनल डिवाइडेड बाई L इनिशियल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, R फाइनल डिवाइडेड बाई R इनिशियल बराबर A इनिशियल डिवाइडेड बाई A फाइनल का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या R फाइनल डिवाइडेड बाई R इनिशियल D इनिशियल डिवाइडेड बाई D फाइनल का पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तुरंत इस पे क्वेश्चन हम करा देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है चेंज वाला बेटा, तो चेंज 2 तरीका से हो जाएगा, बता दिए, क्लियर हो गया। चेंज 2 तरीके से होगा। एक तो हो गया कि अगर लेंथ एरिया अगर कांस्टेंट दे दे, जो कि 1% भी चांस नहीं होता है, तो सर यहाँ पे कर देंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन वॉल्यूम बराबर क्या कर दे बेटा, कांस्टेंट, या मास बराबर क्या कर दे बेटा, मास भी अगर कांस्टेंट कर देगा तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा। जब मास और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। देख लीजिए बेटा, जब चेंज कभी भी पूछेगा इस वे में, तब ये जनरली 1% चांस होता है पूछने का, ये 99% चांस होता है पूछने का, जहां पे आपका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक टाइप को तो ये कर दिए, अब दूसरा टाइप का थ्योरी सुनिए बेटा। दूसरे टाइप का थ्योरी देखिए क्या है सर, दूसरे टाइप का थ्योरी क्या बोलता है, देखो बेटा, अभी क्या निकाले हैं जस्ट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, L स्क्वायर। अब आ जाइए बेटा यूनिट डायमेंशन का एरर एनालिसिस में, वहाँ पे हम आपको कराए थे, वहाँ पे क्वेश्चन बच्चे को कराते हैं, F बराबर होता है mv स्क्वायर बाई R। तो अगर हम चेंज वगैरह लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, याद है, डेल्टा F बाई F बराबर डेल्टा M बाई M प्लस 2 डेल्टा V बाई V और प्लस डेल्टा R बाई R। कुछ याद आ रहा है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन से करते थे ऑलरेडी, हम लोग ऑलरेडी इस तरीके से क्वेश्चन कर दिए हैं। V बराबर आई आर, तो कैसे करते हैं बेटा, डेल्टा V बाई V बराबर डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R। क्लियर हो गया। ये इसको बोलते थे बेटा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम लोग पढ़ते थे, एरर एनालिसिस में, ठीक है। तो वहाँ पे हम बता देते थे कि मास में इतना % चेंज हो रहा, वेलोसिटी में इतना, मास में मान लेते हैं 0% चेंज हो रहा, वेलोसिटी में 2% चेंज हो रहा और रेडियस में 3% चेंज हो रहा, तो फोर्स में कितना चेंज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी 11th क्लास में कराते हैं, यहाँ से नया तरीका से सिखा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, कुछ आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे क्या करें, काम करेंगे बेटा, देखिए अब सर क्या कर लेंगे, यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो R डेल्टा R बाई R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 डेल्टा L बाई L। अब डेल्टा R बाई R इंटू 100% बराबर क्या लिख देंगे, 2 डेल्टा L बाई L इंटू 100%। कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज। और इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज। बस परसेंटेज लगा दिए तो क्या बोलेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज। और डेल्टा आर को क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा आर को बोलते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। यहां पे भी यही बात बोलेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस।
फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। सर बात समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है बेटा कि अगर मान ले, फिर से क्वेश्चन इसका करा देंगे हम। लेंथ में मान लेते हैं 2% का चेंज आ गया, लेंथ में 2% का चेंज आ गया, तो पूछता है रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा। सर अगर 2% का लेंथ में चेंज आया है तो रेजिस्टेंस वाला में कितना चेंज आएगा? अब देखो बेटा 2% का मतलब समझ में आया? ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इस तरीका का फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज में सिंपल सा बात है कि अगर 2% में अगर लेंथ का चेंज आएगा, या दोनों तरफ परसेंटेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज प्लस 2 इंटू डेल्टा L/L। तो सर ये अगर दे दिया 2% का चेंज, तो देखिए ना सर 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4% का चेंज आ जाएगा। एकदम आसान है। कितना चेंज आ जाएगा सर? 4% का चेंज आ जाएगा। अब क्या 4% का चेंज इंक्रीमेंट में आएगा या डिक्रीमेंट में? बस ये बता दीजिए, ये इंक्रीमेंट में चेंज आ रहा है या डिक्रीमेंट में चेंज आ रहा है? सर देखिए डेल्टा R/R बराबर हो गया 4%, ये इंक्रीमेंट में आ रहा। क्यों? अगर सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मान लेते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया स्क्वायर, अगर वो बोल देता है कि एरिया में 3% का चेंज आ रहा है एरिया में, तो कैसे लिखेंगे बेटा? डेल्टा R/R, इसको भी वही लिखते हैं बेटा 2 इंटू डेल्टा A/A, 2 इंटू। अब कई बच्चा बोलेगा कि सर ऊपर में L स्क्वायर था और नीचे में A स्क्वायर था, तो सर नीचे वाला को भी वही लिखेंगे। हाँ बेटा, इसको लिखा जा सकता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर -2, तो क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा R/R बराबर -2 डेल्टा A/A, माइनस को हटा दिया जाता है। क्यों? ये सब बताते हैं बेटा। वहाँ पे एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, गलतियाँ हमेशा जुड़ते जाती है। ये नहीं कि उसमें 4% का गलती आ रहा और इधर में 2% का गलती में माइनस आ रहा, तो 4 - 2 2 कर देंगे ना बेटा। वो 4 अलग गलती किया और ये 2 अलग गलती का। अच्छा, ये नीचे माइनस आने का मतलब भी होता है, बता रहा है बेटा। माइनस का और मतलब भी, एक तो माइनस समझ में आ गया कि एरर कभी भी घटता नहीं है, वो हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। जस्ट लाइक अभी कराए थे ना बेटा, F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। आप इसको कैसे लिख दिए? mv स्क्वायर r का पावर -1, तो डेल्टा f बाई एफ कितना हो गया बेटा? बता, डेल्टा m बाई एम प्लस 2 डेल्टा v बाई वी। आपके हिसाब से तो -1 डेल्टा r बाई आर आना चाहिए था, लेकिन माइनस कभी नहीं आता है, प्लस आता है। चलिए बात खत्म करते हैं। अब क्या बोल रहा है बेटा? एरिया में कितना चेंज आया? 3% का, तो दोनों तरफ परसेंटेज अगर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 का परसेंटेज, मतलब रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा सर? 6% का चेंज आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 6% का चेंज आएगा। लेकिन अब अगर बोलेगा कि एरिया में 3% का इंक्रीमेंट हो रहा, तो रेजिस्टेंस में 6% का क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरिया बढ़ रहा होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर यहाँ पे लेंथ में अगर 2% का इंक्रीमेंट आया है तो रेजिस्टेंस में भी देखो बेटा इंक्रीमेंट आएगा। अगर एरिया में अगर आपका इंक्रीमेंट आया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और एक फार्मूला और भी बन सकता है। कैसे सर? डेल्टा R बाई आर बराबर 4 डेल्टा D बाई डी, और यहाँ पे D क्या है बेटा? डायमीटर है। कैसे सर? आपको जस्ट बताए थे R इज एरिया का स्क्वायर, मतलब डायमीटर का पावर 4, तो ये आ जाएगा। अगर डायमीटर में अगर मान लेते हैं चेंज आ रहा 5% का, अगर 5% का चेंज आ रहा तो बोलो इसमें कितना चेंज आ जाएगा सर? 20% का चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर फिर से अगर ये इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है बेटा, यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि ये वाला थ्योरी तभी अप्लाई करोगे, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल अगर आपका परसेंटेज चेंज जो है वो मैक्सिमम 5% तक चेंज आए। तो 5% तक चेंज अगर आता है, अगर मान लेते जैसे अभी क्या चेंज हुआ था, लेंथ में 2%, एरिया में 3%, डायमीटर में 5%, अगर 5% तक का चेंज आ जाता है तब तक तो ये टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर 10% का चेंज अगर कहीं पे आ जाएगा तो ये गलती मत करोगे, पूरा सवाल गलत हो जाएगा बेटा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल अप टू 5%। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या आता है। अगर परसेंटेज चेंज ज़्यादा हुआ
अगर परसेंटेज चेंज अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तब क्या करेंगे सर? सर अगर परसेंटेज चेंज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो R2/R1 अभी जस्ट करवाया था जो बेटा, R फाइनल बाई R इनिशियल बराबर L फाइनल बाई L इनिशियल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ क्या काम कर दो बेटा, माइनस कर दो। RF/RI -1 बराबर क्या हो जाएगा, LF/LI का होल स्क्वायर -1। और ये क्या हो जाएगा बेटा, RF -RI डिवाइडेड बाई RI बराबर क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा जो यहाँ पे है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेंज। ओवरऑल को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, फ्रैक्शनल चेंज। याद आ रहा है ना, ये ओवरऑल को क्या बोल देंगे बेटा, फ्रैक्शनल चेंज। और फ्रैक्शनल चेंज, और अगर परसेंटेज लगाना होगा तो परसेंटेज लगा दोगे। एक्चुअली यही मेथड मूल मेथड है, ओरिजिनल चीज़ यही है। ये सब तो मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं जो कि हम लोग आसान कर दिए अगर आपका परसेंटेज चेंज छोटा होता है तो। समझ में आया कैसे होगा? क्योंकि प्रॉब्लम में जब कराएंगे तो बेटा इतना डील नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पे डील कर ले चाहे वहाँ पे भी डील कर ले, दोनों जगह कहीं ना कहीं हमको डील करना ही पड़ता है। जस्ट लाइक अभी देखो, बोलोगे तो अभी आपको हम एक क्वेश्चन भी करा देते हैं इसी टाइप का बेटा। अगर मान लेते हैं, देखो अगर 2% चेंज आ रहा है, सुनना बेटा, अगर 2% चेंज आ रहा और एक 10% चेंज आ रहा, एक 2% चेंज आ रहा किस में सर, लेंथ में, और लेंथ में ही चेंज आ रहा 10%। तो यहाँ पे डेल्टा R/R बराबर क्या काम कर दोगे बेटा, 2 डेल्टा बाई L, मतलब ओवरऑल आपको आंसर पता चल गया कि सर 4% का चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम इस फार्मूला से जाना चाहते हैं। आ जा बेटा, उसी फार्मूला से जा। L फाइनल कितना हो जाएगा, अगर 2% का चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1.02। अगर L इनिशियल अगर 1 है तो फाइनल कितना हो गया, 1.02। चूंकि 2% का चेंज आ रहा है तो बता बेटा कितना हो जाएगा, RF/RI बराबर क्या हो जाएगा, LF/LI का होल स्क्वायर, मतलब 1.02/1 का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में बेटा? ठीक है सर, आ रहा है। RF/RI -1, इट मीन्स दैट RF -RI डिवाइडेड बाई RI। अब इधर भी -1 कर देते हैं तो 1.02 का होल स्क्वायर, 1.02 का होल स्क्वायर, 1 तो हटा दिए, -1, 1.02 का होल स्क्वायर -1। अब बताओ बेटा, यही काम किए ना, बस यही काम किए हैं। अब ये जैसे काम किए तो ये क्या मिल गया बेटा, फ्रैक्शनल चेंज। 1.02 में से 1.02 का होल स्क्वायर -1 कैसे निकालेंगे बेटा, बता सकते हो? चलो करके देख लेते हैं। अगर आप ये देखिएगा ना बेटा तो यहाँ पे बहुत लेस आएगा। देखिए 1.02 इंटू 1.02, देखिए आपके सामने ही कर देते हैं, 402, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, कैसे कैसे होता है यार, 2 4 2 0 2, फिर ये 0 2 0 0 0 से 0 करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। उसके बाद 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 102। देखते बेटा ये 40401, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1.0404 माइनस, इसका स्क्वायर कर दिए हैं -1, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, इसका आंसर के सीखना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चा याद कर लेता है इसको। -1 करेंगे तो 0.0404। अब अगर इसको परसेंटेज में करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। जब इसको करेंगे तो देखो तो बेटा कितना आ रहा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.04 का परसेंट, और आपका आंसर कितना आ रहा था बेटा, आपका आंसर आ रहा था 4%, और फाइनली आंसर कितना आया, 4.04%। क्या कोई खास फर्क पड़ रहा है? नहीं। ये बेटा ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा। जहाँ पे भी चेंज, आज आपको तरीका सिखा रहे हैं कि चेंज का एग्जैक्टली तरीका क्या होता है, चेंज इसी को बोलते हैं। आप डायरेक्टली सॉल्व किए तो 4% आ गया, लेकिन आप ऐसे सॉल्व किए तो 4.04%। कोई खास चेंज है बेटा? कुछ भी चेंज नहीं है। अब आगे देखो बेटा, चूंकि ये कहीं कोई भी फार्मूला हो, एरर एनालिसिस में यही मेथड होता है। कई बच्चे का 11th में एरर एनालिसिस ना के बराबर पढ़े रहते हैं, इसलिए उनके कारण हम पूरा का पूरा डील कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे 10% का चेंज आ रहा तो आप तो तुरंत बोल दोगे कि सर क्या बोलेंगे, सर कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, सर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा 20% का। आप यही बात बोलोगे ना, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, 20% का। अब देखो बेटा, अब इस मेथड से हम आते हैं, जब ये एग्जैक्टली प्योर मेथड यही है।
अब बोलना बेटा एल एफ बराबर कितना हो जाएगा 1.1 और एल इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा 1, मतलब आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाई आर आई। देखते बेटा 1/1 का होल स्क्वायर -1, समझ में आ ही गया होगा, यहाँ से डायरेक्टली कर दिए। तो 1.1 तो आपको भी पता है 1.21, 11 कितना होता है 11 कितना होता है 1.21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। देखते बेटा 21%, मतलब समझ में आ गया ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.21, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 21%। देख रहे ना पूरा का पूरा 1% खत्म हो गया कि नहीं, पूरा का पूरा सर 1% मेरा बर्बाद हो गया। और ऑप्शन में 20 और 21 में बहुत फर्क है। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ 4 था और यहाँ पे 4.04, ऐसा भी नहीं कि कोई 4.1 था, 4.1 तो छोड़ो 4.04। और ये चेंज देखो ना बेटा, अब लास्ट बस बोर नहीं होना बेटा, परेशान मत होना, इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि एरर एनालिसिस बच्चे का बहुत ही ज़्यादा खराब होता है और उनको लास्ट तक पता नहीं चल पाता है कि सर ये मेथड आप कभी वो अप्लाई करते हैं कभी ये अप्लाई करते हैं। और लास्ट में देखो बेटा, अगर लेंथ में अगर 25% का चेंज होगा तो रजिस्टेंस में कितना का चेंज होगा। अगर वो गलती कर दोगे 2 × 25% तो कितना हो जाएगा बेटा 50%। सोचो ये आप 50% आंसर लेकर के आ रहे हैं। और देख बेटा यहाँ से कितना आंसर आएगा, आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाई आर आई एल फाइनल बाई एल इनिशियल का होल स्क्वायर -1। एल फाइनल कितना हो जाएगा बेटा 1.25 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर -1। कोई दिक्कत नहीं है, 1.25 और 1.25 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 125 कितना हो जाएगा 1.25 × 1.25 कितना हो जाएगा। अपना कोई दिमाग लगाए इसमें कैसे। अच्छा सुनो, देखो ना बेटा, इसको और आसान कर देते, इसको ऐसे तो किया जा सकता है ना, जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई ही करना चाहिए। ये 5 ये 4, तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा सर 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16 -1। 25 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25 - 16 डिवाइडेड बाई 16, मतलब ये कितना हो गया 9/16, मतलब कितना हो गया सर 9/16। और 9/16 और 9/16 जो आया है, अब अगर परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे बेटा तो 9/16 इंटू आपका क्या हो गया बेटा 100% हो जाएगा। तो अब बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काटो तो 4 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये 4 और ये 9 कितना हो जाएगा बेटा 2.25, मतलब अब आ गया 2.25 × 25। ये कैसे होगा सर, कर दे बेटा, कर देते हैं अब इसको 25 दूना 50। ये देखो बेटा 25 दूनी 50 तो यहीं पे हो गया, 25 दूनी 50 तो यहीं पे हो गया। और 1/4 ऑफ 24 निकालना है। 2.25 का मतलब समझ में आ रहा बेटा कितना हो जाएगा 2/25 का मतलब 2 तो पूरा का पूरा हो गया एंड 25% ऑफ 25। अपना मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, बस आपको हम अपना मेथड में बता देते हैं, मतलब 25/4 मतलब कितना 6.25। अगर आप इसका एग्जैक्टली देखिएगा तो आंसर आ गया 56.25%। मतलब दिख रहा है ना बेटा कितना, पहले आपका आंसर आ रहा था 50%, अब आंसर कितना आ रहा सर 56%। बताइए क्या कहीं से सही हो पाएगा, ये कहीं से कोई जस्टिफाई हो पाएगा? नो सर, कोई जस्टिफिकेशन इसका नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया। देखो बेटा ध्यान से समझना, हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिए इसमें, हम इसलिए टाइम लिए कि आपका एरर एनालिसिस वहाँ पे क्लियर नहीं था और ये मेथड हमको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और किसी क्वेश्चन में नहीं भी यूज किए होंगे तो किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिजिक्स के किसी भी फार्मूला में एरर एनालिसिस डाला जा सकता है, कोई सा भी फार्मूला हो, कितना भी फार्मूला बड़ा हो। जस्ट लाइक अभी आप जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस का ही अगर मान लेते हैं निकालना है तो रेजिस्टेंस बराबर क्या था बेटा m(e² n × टाउ × लेंथ × एरिया। अब पता है क्या बोल, मास में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। ई में कोई चेंज होगा नहीं, ये कांस्टेंट है। एन में हाँ सर चेंज हो सकता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा घटाइएगा तो वहाँ पे चेंज हो सकता है, या मटेरियल अगर नया ले लीजिएगा, कोई चेंज मटेरियल ले लीजिएगा तो यहाँ हो सकता है। मान लेते हैं टेम्परेचर, अभी आगे भी बताएंगे बेटा, टेम्परेचर चेंज होने से एन भी चेंज होता है। फिर से बता रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर में बताएंगे कि जब टेम्परेचर चेंज होता
है बेटा तो ये दोनों क्वांटिटी चेंज हो जाता है। मान लेते हैं बेटा कि एन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 2% का चेंज आया और टाउ में चेंज आया 4% का। लेंथ में चूंकि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो लेंथ में भी हो सकता है 1% का चेंज आया और एरिया में ½ का चेंज आया, तो बोलेगा रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। अभी तुरंत बता देते हैं बेटा, डेल्टा आर बाई आर बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा एन बाई एन प्लस डेल्टा टाउ बाई टाउ। अब ये कितना चेंज आया है सर 2%, ये कितना चेंज, अच्छा डेल्टा ये कितना चेंज आया है सर 1%, एरिया में कितना चेंज आया है 0.5%, एन में कितना चेंज आया है 2%, इसमें कितना चेंज आया है 4%, 4 2 6 1 7 1 7.5% चेंज आ जाएगा रेजिस्टेंस में। अगर परसेंटेज चेंज आप पूछिएगा हमसे तो सर 7.5% का चेंज आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। हम बहुत ज़्यादा टाइम लिए हैं बेटा, इसमें टाइम ज़्यादा लिए इसलिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और अब आगे देखिए, बस लास्ट बेटा 5 मिनट में लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। एक बात और ध्यान से बेटा यहाँ पे चलिए, वो बात क्या है सर कि आप देखो बेटा R बराबर क्या लेते हैं रो L डिवाइडेड बाई A। ये L क्या होता है बेटा, L लेते हैं बेटा along द डायरेक्शन ऑफ I। L क्या लेते हैं बेटा along द डायरेक्शन ऑफ I, और ये A क्या लेते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ I, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ I। समझाने का कोशिश कर देते हैं बेटा, क्वेश्चन करा देंगे सब। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे। अब अगर आपका ये A है, ये B है, ये C है, तो रेजिस्टेंस बोलेगा कि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा। अगर करंट इस वे में फ्लो हो रहा तो रो लेंथ क्या ले लेंगे बेटा A ले लेंगे, और एरिया क्या लेंगे इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एरिया तो यही हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना, ये 3 डायमेंशन है, अंदर चला जाएगा क्या बेटा BC। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं करंट अगर आपका ऐसे गया तो बेटा जब करंट ऐसे जाएगा तो रो, और ये वाला डिस्टेंस क्या है C, ये क्या है बेटा रो C, और एरिया क्या ले लोगे बेटा एरिया ये वाला ले लेना। ये A वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये A होगा ये B होगा, मतलब A इंटू B। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा कि किस वे में कर रहे हैं सर। L लेते हैं along द डायरेक्शन ऑफ I, और A क्या ले लेते हैं सर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ I। तो इस तरह का रेजिस्टेंस आएगा, डायरेक्टली निकालेंगे। अब हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन का डील करते रहेंगे, बिल्कुल डील नहीं करेंगे। कभी 5% पे भी चेंज पूछेगा और कभी 50% पे भी चेंज पूछेगा, कभी लेंथ को डबल करेगा, कभी एरिया को हाफ करेगा, कभी डायमीटर को डबल करेगा। रेजिस्टेंस इसके बीच में पूछते जाएगा। तो हम कल कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड, सीरीज पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके की बात कर रहे हैं, जो R डिपेंड करता है V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब फैक्टर पे जो डिपेंड करता है वहां पे जो बताया लेंथ पे, एरिया पे, एन पे, टॉ पे, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सब जो सिलेंडर वाला एनुलर सेक्शन, टेपर्ड सेक्शन, ये सब का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सर्कुलर सेक्शन, ये सब कुछ हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, रेजिस्टेंस के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जरूर इसको करिएगा। थैंक यू वेरी मच।